हेलो बच्चों। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पौधे में पोषण। जैसा कि हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि पौधे अपना पोषण सूर्य के प्रकाश से करते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। क्योंकि पिछले हम लोग भाग में देख चुके हैं कि स्वपोषण और परपोषण, तो सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही ऐसे होते हैं जो अपना पोषण स्वयं से प्राप्त कर सकते हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही हैं जो स्वपोषी होते हैं। और यह जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाता है। तो अब हम लोग चलते हैं पौधे में पोषण के पास में। पौधे अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू बिल्ड अप या मैन्युफैक्चर्ड कर सकते हैं हम उसको, लेकिन सही रूपेण में हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। दूसरे अर्थों में हम अगर हिंदी के टर्म पर जाए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, संश्लेषण यानी कि उससे बनाने की प्रक्रिया। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो संश्लेषण होता है, जो भोजन तैयार किया जाता है, वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो पौधे स्वपोषी होते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल का उपयोग करते हुए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं के द्वारा संश्लेषित कर लेते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो अगर परिभाषा हम दें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाता है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि हम लोग इसको बहुत पहले से देखते जानते हुए आ रहे हैं। अब अगर इसके समीकरण पर के पास अगर हम लोग चलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पौधे में स्थित कार्बन क्लोरोफिल के द्वारा ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो बाद में स्टार्च के रूप में परिणत हो जाता है, पौधे की पत्तियों में स्थित हो जाता है। तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ वाष्पीकरण के तौर पर जल वाष्प भी बाहर निकलता है। तो हम यह कह सकते हैं कि पौधे ग्लूकोज के रूप में भोजन को तैयार करते हैं और स्टार्च के रूप में उसको संग्रहित करने का काम करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आप अपनी पुस्तक से भी देख सकते हैं कि उस पर इक्वेशन किस प्रकार से है। 6CO2 प्लस अगर 12H2O है तो ठीक है, 6H2O है तो वो भी ठीक है। क्लोरोफिल, सनलाइट एनर्जी और निर्माण होता है C6H12O6
यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो बाद में स्टार्च के रूप में परिणत हो जाता है। 6O2 जो ऑक्सीजन मुक्त होता है और वाष्पीकरण के रूप में बाहर निकलता है 6H2O। अगर 12H2O अगर हम शुरू में दिए हुए हैं तो यहां पर हम लोग 6H2O जो यहां पर मुक्त होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना पोषण स्वयं करते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है प्रकाश संश्लेषण का स्थान हरित लवक, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में वैसे तो हम लोग पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं कि पौधे में या पौधे की कोशिका में जो जंतु कोशिका से एक अलग कोशिकांग पाए जाते हैं वह होता है लवक। तो पौधे में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, हरित लवक, वर्णील लवक और अवर्णील लवक। जो हरित लवक होता है जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, और यही क्लोरोफिल वाला स्थान जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहलाता है, यानी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। एक बात यहां और आती है कि ज्यादा बच्चों को यह समझने में दिक्कत होती है कि यह हरित लवक क्या है और हरित वर्णक क्या है या पर्ण हरित क्या है। अंग्रेजी में अगर कहें तो क्लोरोफिल क्या है और क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका के अंगक हैं। अगर कहें हरित लवक कोशिका के एक अंगक हैं, जबकि क्लोरोफिल उस अंगक में पाए जाने वाले वर्णक होते हैं। तो अगर यूं हम कहें कि हरित लवक कोशिकांग है, यानी कि कोशिका के अंगक है, और क्लोरोफिल कोशिका में पाए जाने वाले एक प्रकार के वर्णक हैं। तो यह डाउट नहीं होना चाहिए कि यह हरित लवक क्या है या पर्ण हरित क्या है, क्लोरोफिल क्या है या क्लोरोप्लास्ट क्या है। अब हम देखते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिस स्थान पर होती है वह स्थान किस प्रकार से कार्य को संपादित करने का काम करता है। तो वैसे तो हम लोग सामान्य रूप से देख चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए जब सूर्य हमारा उदय होता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हरी पत्तियां, पौधे का प्रत्येक भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करता है, सिर्फ वही भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है जो भाग हरा होता है, क्योंकि हरे भाग क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नाम के वर्णक होते हैं, वही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। तो हमारी पत्तियां होती है यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और अवशोषित करने के उपरांत उनकी जड़ें जो होती है, जहां हम लोग जल डालने का काम करते हैं, जड़ जो है जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से जल पत्तियों तक पहुंचता है। वातावरण से पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आप देखिएगा उसको तो वह रुखरा होता है, वह छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके माध्यम से यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने का काम करता है। तो जल पौधे की जड़ से तना होते हुए यह पत्तियों के भाग तक पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के माध्यम से पहुंचता है। क्लोरोफिल में मौजूद क्लोरोप्लास्ट यह सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करता है। इस प्रकार से ये चारों चीज प्राप्त हो जाता है और इन्हीं पत्तियों में यह
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये ग्लूकोज स्टार्च के रूप में परिणत हो जाते हैं और परिणत होकर के यह संग्रहित होते हैं या फ्लोएम के माध्यम से पौधे के अन्य भाग तक पहुंच जाते हैं। तो यह हो गया आपको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि पौधे का रसोई घर उनका क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि हरित लवक पौधे का रसोई घर होता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों का खाना कहाँ बनता है, हमारे रसोई घर में बनता है, हम लोग खाते हैं, उसको ग्रहण करने का काम करते हैं। उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में सारी चीजें मौजूद होती है और वही उसका भोजन पकता है, संश्लेषण होता है, तब जाकर के ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसका उपयोग पौधे भी करते हैं और पौधे हम लोग को भी देते हैं। तो ये हो गया आपको प्रकाश संश्लेषण का स्थान हरित लवक, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। नाउ अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के पास में। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से आवश्यक घटक का होना महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम पीछे देख भी चुके हैं कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, पौधे का हरा भाग होना यानी कि क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है और जल का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक हैं, ये 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। इनके बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। इसमें से एक भी अगर अनुपस्थित रहा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रह पाता है, बाद बाकी तीनों चीजें मौजूद होती है, तो क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। या एक टॉपिक के रूप में दिया हुआ है कि लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें यह दर्शाने के लिए एक प्रयोग के द्वारा यह दर्शाने के लिए दिया गया है कि लाइट जो है, सूर्य का प्रकाश जो है वह इसेंशियल है, आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसको एक प्रयोग के रूप में आप दर्शाइए। वैसे तो इससे पहले वाले हमारे वीडियो में एक चित्रात्मक विधि के माध्यम से इसका हमने वर्णन करने का प्रयास किया था, लेकिन पुनः उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस को एक प्रयोग के रूप में दोहराइए, क्योंकि बार बार इस प्रकार के प्रश्न या तो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं या आपको जो प्रयोग होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें यह पूछे जाते हैं। तो इसके लिए संक्षिप्त में अगर हम चर्चा करें, आप अपनी पुस्तक में इसको जो है बृहद तौर पर देख सकते हैं। तो आवश्यक होता है कि लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए कि एक गमले में लगा हुआ पौधा लेते हैं, स्वस्थ पौधा लेते हैं, उसको 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में रखने का तात्पर्य यह होता है कि ये पौधे जो होते हैं, इसकी पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के उपरांत ग्लूकोज का निर्माण हुआ है या स्टार्च का निर्माण हुआ है, वह ऑब्जर्व हो जाए, यानी कि वह पत्तियों से अन्य भागों तक चला जाए। 2-3 दिन रखने के उपरांत एक पत्ती पर हम एक काले कागज की सहायता से उसके कुछ भाग को ढक करके क्लिप लगा देते हैं। अब उसको 2-3 घंटे के लिए धूप के प्रकाश में रख देते हैं। तो यहां पर सोचने वाली बात यह होती है कि जो भाग ढका हुआ है वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, जो भाग ढका हुआ नहीं है वहां सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। 2-3 घंटे रखने के बाद उस पत्ती को तोड़ लेते हैं, अच्छी तरह से उसको साफ कर लेते हैं, फिर जल उष्मक की सहायता से उसको गर्म करते हैं। जल उष्मक एक प्रकार की विधि है
जिसमें अल्कोहल, बीकर में अल्कोहल लेकर के उसमें पत्तियों को डाल देते हैं। अल्कोहल को हम लोग सीधे रूप में गर्म नहीं करते हैं क्योंकि उसमें आग लग जाती है, तो उसको गर्म पानी में उसको गर्म करते हैं, जिससे पत्ती का जितना भी हरा भाग है वो अल्कोहल में आ जाता है। अब पत्ती जो है सो रंगहीन हो जाती है। यह प्रक्रिया जो है सो जलमुष्मक कहलाती है। पत्ती को निकाल लेते हैं, पत्ती को अच्छी प्रकार से उसको साफ कर लेते हैं, यानी कि धो लेते हैं उस पर, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर में अल्कोहल लगा हुआ रहे, क्लोरोफिल लगा हुआ रहे, तो यह जो है आपको प्रयोग को जो है सो सुचारू रूप से नहीं चलने दे, इसलिए उसको स्वच्छ जल से अच्छी प्रकार से धो लेते हैं। उसके ऊपर में आयोडीन की एक बूंद, मतलब 2-4 बूंद डालते हैं और उसको अच्छी तरह से फैला देते हैं। अब ऑब्जर्वेशन के लिए उसको 2 से 5 मिनट तक उसको छोड़ देते हैं। 3-4 मिनट के बाद देखते हैं हम कि जो भाग हमने काले कागज से ढका हुआ था, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा, वो भाग जो है काला नीला नहीं होता है, और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वह भाग काला नीला हो जाता है। वह काला नीला इसीलिए होता है क्योंकि स्टार्च के ऊपर अगर आयोडीन का घोल डालते हैं तो वह स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर में परिणत हो जाता है। तो जो भाग काला नीला हो जाता है यानी कि वहां पर स्टार्च मौजूद है। स्टार्च मौजूद है तो स्टार्च आया कहां से? तो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत आया, और काले वाले भाग को जहां पर हमने ढका था वह ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है। चूंकि वहां पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, हमने आयोडीन की बूंद डाली, वो जो है चूंकि स्टार्च मौजूद ही नहीं है उससे रिएक्ट नहीं हो पाता है और वह ब्लू ब्लैक कलर नहीं हो पाता है। तो यहां निष्कर्ष यह निकलता है कि स्टार्च बनने के लिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ग्लूकोज का निर्माण और ग्लूकोज स्टार्च के रूप में परिणत होने का, यह दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के उपरांत जो स्टार्च का निर्माण हुआ है वह, उसके लिए सूर्य का प्रकाश जो है आवश्यक है। उसके अलावा तीनों चीजों मौजूद हैं फिर भी प्रकाश संश्लेषण वहां नहीं हो पाता है। तो निष्कर्ष हमारा अंत में यह निष्कर्ष हम पाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 3 चीजें तो आवश्यक हैं ही, लेकिन सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसीलिए यहां पर कहा गया है सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। उसी प्रकार से दूसरा प्रयोग है कि क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक करोटन का पत्ता लेते हैं और करोटन के पत्ता को फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, वाटर बाथ करते हैं, जल उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं, और करोटन के पत्ते का जो भाग हरा है उसके ऊपर जैसे ही हम आयोडीन की बूंद डालते हैं वह भाग ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, काला नीला हो जाता है, और जो भाग हरा नहीं है वो भाग नहीं होता है। तो यह सिद्ध करता है कि ये पत्तियां जो है जहां क्लोरोफिल मौजूद है वही सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकता है, और जो भाग मौजूद जहां क्लोरोफिल नहीं है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकता है। तो इसको भी आप थोड़ी सी किताब में देख लीजिएगा विस्तार से, और अंत में नहीं होगा तो भारतीय वन के अंत में आपको मिल जाएगा कि वो पूरा का पूरा प्रयोग दिया हुआ है। तो इसको बहुत लंबा खींचने की आवश्यकता हम नहीं समझते हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़कर भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक प्रयोग सिर्फ आवश्यक हो जाता है उसको समझना, उसी प्रकार से ये तीनों प्रयोग होता है। उसी प्रकार से आपको कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस में भी यही बातें आती हैं कि चूंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो पत्ती को हम कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे अलग करते हैं, तो एक चौड़े मुंह वाली बोतल लेते हैं, उसमें KOH डाल देते हैं
और आधा पत्ती तक फिर उसको घुसाते हैं, कॉर्क की सहायता से बंद कर देते हैं। क्यूओएच डालने का वहाँ तात्पर्य होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बोतल के अंदर जितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। फिर उसको सूर्य के प्रकाश में हम लोग देते हैं, फिर वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फिर उसको ला करके उस पत्तियों को तोड़ लेते हैं, फिर बोतल बाहर निकाल लेते हैं, फिर जल ऊष्मा की सहायता से उसमें को गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसको पत्ती को बाहर लाते हैं, उसको साफ करके उसके ऊपर जो है सो आयोडीन की बूंद डालते हैं। आयोडीन की बूंद डालते हैं तो जो भाग बोतल के अंदर बंद था, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुँचा, वह भाग जो है सो ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता है। जो भाग बोतल से बाहर था, जहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच रहा है, वो भाग जो है ब्लू ब्लैक कलर हो गया, तो वहाँ पर स्टार्च का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि ये जो हमारे ये तीनों प्रयोग हैं, ये सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जो है तीनों घटक आवश्यक हैं, इसीलिए इसेंशियल है। और जल की जहाँ तक बात होती है, जल के लिए तो उसे कहना ही नहीं। आप तो अगर पौधे की जड़ में पानी नहीं देते हैं तो पौधे सूख जाते हैं। तो इसमें प्रयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उसके बिना जो है सो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है, और इसीलिए पौधे भी मुरझाते हैं, धीरे धीरे जो है सो पौधे सूख जाते हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जो 4 घटक हैं ये आवश्यक होते हैं। तो अब अगली क्लास में हम लोग चलेंगे जंतुओं में पोषण, और जंतु में पोषण देखने के लिए हम, चूँकि बहुत सारे छोटे छोटे जंतु भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े जंतु भी होते हैं, तो उस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जंतु में पोषण होता है। और जंतु में पोषण थोड़ा सा लंबा क्लास हो सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको 2 भाग में करके उस छोटे छोटे ब्लॉग्स के माध्यम से जो है सो आपको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो बस आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद हम लोग जंतु में पोषण को देखने का प्रयास करें।